So, let's start quickly. Last time we started with UPI. अच्छा हम करते थे क्या रेडियो रेडियो एक्टिविटी इधर एटम के अंदर हम गए थे, सुना सेकंड बेंच, हम गए थे एटम के अंदर। एटम के अंदर हमने कंसिडर किया न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियाई में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बराबर, यही हमने देखा था न्यूक्लियाई में। देन वी सॉ कि न्यूक्लियाई का रेडियस क्या होता है, बराबर, लास्ट बेंच। देन वी सॉ कि तुम्हारे न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, किस तरीके से हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम किस तरीके से लिखते हैं ए और जेड के टर्म्स में, एक्स ए जेड, राइट। देन वी सॉ कि अगर न्यूक्लियाई है, बराबर, तो उसका रेडियस क्या होगा। सो आरओ ए रेज़ टू 1/3, आरओ का वैल्यू मैंने तुम्हें दिया था। वो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है। सो डेंसिटी इज फिक्स्ड फॉर एनी एलिमेंट्स न्यूक्लियाई, हर न्यूक्लियाई का डेंसिटी फिक्स होता है, बराबर, हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल गया था। फिर हमने देखा कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियाई का मास विल बी व्हाट, तो वो हमने बात किया विद रिस्पेक्ट टू AMU, which is atomic mass unit. So 1 AMU is 1/12 of the mass of the carbon 12 atom, और उसका मास टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन के आसपास है, तुम्हारा मास ऑफ 1 न्यूक्लियाई तुम्हें वही सेम मिल रहा था, बराबर। एंड देन वी सॉ कि अगर वो 1 AMU मास को अगर हमें कन्वर्ट करना है इन एनर्जी, बराबर, सो एक AMU मास को हमने E = mc² में पुट अप करके हमने उसको कन्वर्ट किया, which was 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर एकदम सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। देखो उसमें मास डिफेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, और हेडिंग दो मास डिफेक्ट। स्टेटमेंट लिखो, the difference between the sum of masses of the nucleons the difference between the sum of the masses of the nucleons
composing a nucleus and the rest mass of the nucleus. Composing a nucleus and the rest mass of the nucleus is known as mass defect. Is known as mass defect. Is termed as mass defect. चलो बच्चे सुनो क्या मेरे साथ ध्यान है बच्चों सबका. चलो नॉलेज अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट और होता क्या है. मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अभी समझो कि ये क्लास का मास नंबर है 50. कितना है मास नंबर? ये क्लासरूम का मास नंबर है 50. तो क्या 50 किलो है क्या ये क्लास का मास? मास का नंबर है वो, राइट. 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, राइट. वो क्या है तुम्हारे मास का नंबर. इफ आई टेल यू कि मुझे केजी में मास चाहिए तो समझो कि एवरेज एक आदमी का मास 100 किलो है. कितना एक आदमी का मास? 100 केजी, राइट. तो ये 50 मास नंबर है. तो टोटल मास ऑफ दिस क्लासरूम कितना हो गया? मैथमेटिकली कितना होना चाहिए? 5000 केजी. मैं समझा सकूं 100 किलो 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 सबका 100 गिन लो तो कितना होगा? 5000 किलो होगा. बराबर ना? मैथ सही है. परफेक्ट. नया मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सबको एक साथ मिलजुल के मैंने क्या किया कि भाई एक का मास पता है तो 50 जन का मास कितना होगा तो सबको ऐड कर दिया. इतना ही मैंने किया बच्चों. सुनो इतना ही मैंने किया बच्चों. लास्ट बेंच ध्यान है सबका, कुछ लिखना नहीं है. सुनो राइट. चलो अभी हुआ क्या, जब मैंने तुम सबको ऐसे मेरे से पूछ लिया कि भाई एक का मास 100 किलो है तो 50 जन का कितना होगा तो 5000 किलो होना चाहिए. ये मैंने पूछ लिया, ठीक है. तो मैंने मैथ्स कर दिया, हो गया मेरा काम. लेकिन जब मैंने तुम सबको एक साथ वेइंग स्केल पे मैंने खड़ा किया और मैंने मास मेजर किया. बच्चों सुना सब लोग ने क्या किया? मैंने एक साथ तुम सबको वेइंग स्केल पे खड़ा किया और मैंने मास मेजर किया. तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 5000 किलो मिलना चाहिए. मुझे मिला 4900 किलो. सुनो क्या मिला मुझे? 4900. It should have been 5000 kg. लेकिन what we found out is कि 4900 kg मुझे मिला. मतलब कुछ डिफेक्ट हुआ, मास का वेरिएशन है. बराबर. वापस इंडिविजुअली तुम लोग का मास कितना पता है? 100 किलो. वापस नहीं, इंडिविजुअली एक को खड़ा किया तो 100 किलो. तो 50 जन को किया, एक साथ मेजर किया तो क्या हो गया? 4900 किलो एक साथ किया. तो मैथ्स क्या होना चाहिए था? 5000 केजी. तो झोले कुछ नंबर से कुछ झोले. ये सेम झोल हमें मिलता है इन योर न्यूक्लियाई एज वेल. अभी न्यूक्लियाई में समझो कि 5 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स है. सुना गई? क्या होना चाहिए? 5 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल तो मैं क्या करूंगा? 5 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 5 into मास ऑफ न्यूट्रॉन. वो कुछ मास आना चाहिए. लेकिन जब एक साथ मेजर किया तो वो जो मैथ जो हमने सोचा कि ऐसा मल्टीप्लाई करके तुरंत मिलना चाहिए वो नहीं मिला. उससे कुछ नंबर कम मिला. क्या मिला हमें उससे नंबर? वैल्यू कुछ केजी में हमें या फिर एएमयू में हमें कम वैल्यू मिला. तो देखो उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट. क्या बोलते हैं उसे? मास में डिफेक्ट है. तो ये देखो मास का डिफेक्ट कैसे निकाला? ZMP एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन. भाई सुना बच्चों सब लोग ने क्या किया? हमने एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A minus Z Mn नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. सही है ये वैल्यू टेक्निकली मुझे मिलना चाहिए था लेकिन ये नहीं मिला. मुझे ये मिला. दिस इज अ मेजर्ड मास. सबको एक साथ क्यूमुलेटिव करके मेजर किया तो मुझे ये मास मिला कैपिटल M. तो अगर एक्चुअल मास जो आना चाहिए था और मेजर्ड मास जो मिला दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मास डिफेक्ट. क्या मिलेगा मुझे? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ कि भाई प्रोटॉन सब एक साथ रहते हैं, पॉसिबल कैसे होता है? तो बताओ, तुम मुझे बताओ. हम बचपन से क्या पढ़ते हैं? पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 महीना पढ़ा हमने, है ना.
हर बार क्या बोला, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल। अभी यहाँ पे न्यूक्लियर में हम क्या बोल रहे हैं, एक साथ जिंदगी में खुशी खुशी रह रहे हैं ये लोग, तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन तो हर बार वेरी करते रहते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी के कारण से, और कुछ वो होता क्या बाइंडिंग एनर्जी, कहाँ से आया, नहीं इलेक्ट्रॉन से बाहर है, इलेक्ट्रॉन से अंदर है ही नहीं। तुमने स्कूल में पढ़ा तो तुमने ऐसा कभी पूछा नहीं केमिस्ट्री में, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा ना तुमने, नमूना भाई सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं तो रिपेल होने चाहिए ना, तो साइज छोटा तो रिपेल नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट वही है ना, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी वजह से क्या कर रहा है, अट्रैक्शन की वजह से तो टेक्निकली सर्कुलर मोशन हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स एक ही पैकेज में जो रिपेल करने चाहिए वो डेंसली पॉपुलेटेड है ना, डेंसिटी एकदम हाई, चिपक के एकदम, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मतलब, हाँ तो रिपेल होना चाहिए ना, न्यूक्लियस बनना ही नहीं चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ, दोनों सेम बोल रहे हैं ना, मतलब तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर खींचना चाहिए पर इंटरनली वो रिपेल होना चाहिए, तो न्यूक्लियस बन कैसा रहा है फिर, इतना डेंसिटी कहाँ से आया, पर तुमने कभी सोचा नहीं है, बोल हीरो अब भी सोचो, अब भी मैंने सवाल दिया ना चिंटू बेटू, मंडे को मंडे का टी शर्ट पहनता है, अच्छा मैं हर टी शर्ट ठीक है, हाँ बोल, कौन बोला, इधर आवाज है ना कुछ, यहाँ पे तुम्हें कोई सवाल ही नहीं है, रिपेल होना चाहिए, सवाल ही नहीं है तुम्हें, नमूने लो, अरे कभी तो क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, अरे क्या बोलते हैं प्रोटॉन एक साथ कैसे रहते हैं, चलो ये बोल रहे हैं कि मेरे 10वीं का ये तो प्रूफ था क्या, आंसर था ये रीजन यही कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिंदगी में एक साथ क्यों रहता है न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो सवाल तो आना चाहिए था ना, तुमने मुझे एक बार पूछा नहीं है ना, तो मैं ही सवाल कर रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं है, ठीक है है ना, आया आंसर कुछ नहीं बता, चलो चलो क्यों पूछा मतलब, चलो चलो और ये भी मीना मैं बताता हूँ क्या होता है, फर्स्टली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, व्हाट इज रेडियस ऑफ योर न्यूक्लियस, पावर कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी लेवल हो,
बराबर और आज तक क्या हमने चार्जेस के साथ हमने कभी भी एक भी क्वेश्चन तुम्हें इफ इन केस धुंधला भी याद होगा, आज तक हमने फर्मी लेवल पे कुछ सॉल्व किया? मैक्स टू मैक्स हमने सॉल्व किया है वो है एंगस्ट्रॉम तक, पिको पे भी नहीं किया हमने। किधर वो तो फैराडे आया था, कैपेसिटी वो तो यूनिट था, बराबर कैपेसिटी का यूनिट था, लेकिन आज तक डिस्टेंस आर का वैल्यू आज तक क्या हम फर्मी लेवल पे गए इन इलेक्ट्रिक फील्ड? कभी भी नहीं गए, एक भी बार नहीं। जो मैक्सिमम जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो लिया है वो ये चैप्टर में आके हमने लिया एटम्स में, वो भी क्या लिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, ये हमने लास्ट फाइनल डिस्टेंस लिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, बराबर। सबसे क्लोजेस्ट वही था, सबसे छोटा डिस्टेंस वही था। न्यूक्लियर के रेडियस में हमने लिया फर्मी लेवल। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट चीज अंडरस्टैंड करो, फिजिक्स एकदम माइन्यूट लेवल पे जैसे फर्मी लेवल पे और बहुत ही ह्यूज स्केल पे ब्लैक होल या फिर गैलेक्सीज के स्केल पे फिजिक्स अलग तरीके से बिहेव करता है। हम उन दोनों के बीच में हम पढ़ाई करते हैं, बराबर। जो तुम्हारे चार्जेस का जो इफेक्ट है, ये लोग इतने पास हो गए, कितना डेंसिटी था 10⁻17 है ना, केजी पर मीटर क्यूब। जिंदगी में नहीं सुना है तुम लोग ना, राइट। ये लोग इतने पास आ चुके हैं बिकॉज ऑफ फर्मी लेवल। फर्मी लेवल के भी अंदर है ये लोग, राइट। सो ये लोग इतने पास है कि वो चार्जेस क्या है उन्हें पता ही नहीं है, एकदम पास आ गए। सो एट दिस पर्टिकुलर लेवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। सुना? तो चार्जेस है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, तो फिर ये लोग एक साथ कॉम्पैक्ट तरीके से मिलजुल के कैसे रह पा रहे हैं? तो अभी किसी ने बोला भी था वो, तो वो रह पा रहे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। पढ़ा था तुमने लॉज ऑफ मोशन में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, पढ़ा था तुमने, राइट। तो ये लोग एक साथ जिंदगी में क्यों रह पा रहे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अबे न्यूक्लियर फोर्स कहां से आया? अबे न्यूक्लियर फोर्स के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, ये फोर्स बनने के लिए कुछ रिलेशनशिप चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए फोर्स बनने के लिए, बराबर। जैसे वो खींच के तुम दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो तुम्हें ताकत होगी तो तुम मार पाओगे। आर यू विद मी? तो अगर ये अट्रैक्शन कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स बना कहां से और कौन सी एनर्जी से बना? तो वो बनता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। किसकी वजह से बना? और हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी की वजह से बना। अब ये एनर्जी कहां से आया? ये एनर्जी आया फ्रॉम मास डिफेक्ट। कहां से आया ये एनर्जी? अभी सिंपल सी बात है, तुम सब अलग अलग अभी रह रहे हो, तुम सबने डिसाइड किया कि भाई समझो कि तुम सबके पास 1-1 लाख रुपए है, बराबर। अभी तुम सबने डिसाइड किया कि अब बड़ा सा घर लेंगे और सब उधर रहेंगे एक साथ रेंट पे, ठीक है। रेंट पे हम रहेंगे, तो रेंट तो भरना पड़ेगा ना सबको, इंडिविजुअली सबको रेंट भरना पड़ेगा। अभी 1 लाख है तो 5,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000 ऐसे कर करके पूरा रेंट भरना पड़ेगा। भाई सुना सब लोग ने? रेंट के साथ साथ वाईफाई का खर्चा मेन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब मेंटेनेंस, खाने पीने का खर्चा, ये भी सब होगा। तो 10,000 महीने का खर्चा होगा। भाई सुना सब लोग ने? तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आर यू विद मी? सो तुम्हारा नेट वर्थ पहले कितना था? 1 लाख रुपए। रेंट भरने के बाद कितना होगा? 90,000। पैसे कम हुए ना, और वो पैसे कम क्यों? क्योंकि तुमने वो कंट्रीब्यूट किया वो घर में रहने के लिए, राइट। सेम चीज यहाँ पे, ये एक साथ जब मिलजुल के आता है तो मास का डिफेक्ट क्यों मिलता है? चेंज इन मास क्यों मिलता है? बिकॉज वो लोग वो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए रेंट भर रहे हैं, ऐसा समझ लो। इन रेंट कैसे भरेगा? इसके पास क्या है? खुद के पास मास, वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके हर एक न्यूक्लियर अपना थोड़ा थोड़ा मास कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा वो? और वो एनर्जी उनको होल्ड करके रखेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम? बाइंडिंग एनर्जी। सोचो वो जो न्यूक्लियर फोर्स वो जो डेवलप होता है, दैट हैज बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। तो इसके लिए जो 5,000 किलो था,
5000 किलो मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कितना मिला 4900। तो सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा मास दे दिया। किसी ने अपनी उंगली काट के दी, किसी ने पैर काट के दिया, किसी ने बाल काट के दिए, कान काट के, समझा? सो सबने अपना अपना मास सबने कंट्रीब्यूट किया। भाई विजुअलाइज हुआ, और वो मास को कन्वर्ट किसने किया तुमने? एनर्जी में। सबको जला दिया, एनर्जी मिल गई। भाई विजुअलाइज हुआ सबको? तो सेम हो रहा है तुम्हारे न्यूक्लियर में। तो जो मास का डिफेक्ट क्यों मिला? जब इंडिविजुअली है तो अलग अलग है, लेकिन जब एक साथ है तो एक साथ रहने के लिए वो होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। वो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी चाहिए जो होल्ड करके रखे, वो जो न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप करे, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी किससे बनी? बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, बराबर? तो वो डिफेक्ट में निकाल सकते हो E = mc², मास डिफेक्ट इनटू c²। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला इनटू c², ऐसे भी निकाल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी। और यू कैन आल्सो फाइंड, मैंने लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट दिया था 931.5 MeV। बच्चों मैंने शॉर्टकट दिया था 931.5, 1 AMU को हमने कन्वर्ट किया था। तो अगर 1 AMU is 931.5 तो 10 AMU कितना हो जाएगा? 10 into 931.5, 100 AMU क्या हो जाएगा? 100 into 931.5। तो अगर मैं सिंपली ये मास डिफेक्ट को अगर AMU में लूं तो into 931.5 करूंगा तो डायरेक्टली मुझे एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। बच्चों समझा सबको? डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एनर्जी। या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, दोनों भी चलेगा, ठीक है? पूरा कैलकुलेट करना है तो जूल में आंसर आएगा। MeV में रखना है तो सीधा into 931.5, AMU का 1 AMU का वैल्यू है तो सीधा वैल्यू into 931.5 कर दो तो भी चलेगा। तो ये जो एनर्जी मिलेगा वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एंटायर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा ये? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एंटायर न्यूक्लियस। अच्छा, अभी तुम्हारा मिलजुल क्यों पूरा एनर्जी है, लेकिन अगर सिर्फ एक बंदे का एनर्जी निकल रहा है तो कि एक ही आदमी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझो कि एनर्जी आया तुम्हारा 9315 MeV, 10 न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन का कितना हुआ? डिवाइड बाय 10 करूंगा, डिवाइड बाय मास नंबर करूंगा, 10 मासेस से तो डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा? 931.5। एक ने इतना एनर्जी 1 AMU जितना एनर्जी 1 AMU जितना मास और 931.5 MeV जितना एनर्जी उसने कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का एनर्जी। सो EB/A का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये अपॉन A, समझ में आया? अच्छा, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करके कुछ भी करके तोड़ नहीं सकता। अभी समझो कि पहले तुमने 10,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, अब 10 से तुम 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर लो रहने के लिए, तो और मैं बोलूंगा चल घर छोड़ दे वो वाला, तो तुम बोलोगे भाई मेरा 1 लाख लगा है उसके अंदर, तुम छोड़ोगे वो घर? नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियर का बहुत ज्यादा उसे कंट्रीब्यूट कर दी है। सेम किसी ने, तुम लोग सबने मिलकर 1000 रुपए निकाला है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1000 रुपया। तुमने जाओ दे नहीं हुआ यहाँ पर, है ना? पुट अप चाहते दोगे पैसे, इजीली निकल जाओगे वो घर छोड़ के। Did you get it guys? So जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उतना मुश्किल होगा उसे तोड़ना, उतना मुश्किल होगा मुझे उसको एक न्यूक्लियन को खींच के निकालने के लिए, उतना ज्यादा एनर्जी मुझे लगेगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भाई समझ में आ रहा है? इसके लिए जो हाईली स्टेबल न्यूक्लियर जो रहते हैं उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज्यादा होता है। भाई छोटी छोटी लॉजिकल बातें बता रहा हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रहा है तुम्हें? तो कोई भी न्यूक्लियस के अंदर ये जिंदगी भर एक साथ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। वो मास डिफेक्ट क्या क्रिएट करता है? एनर्जी क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो सबको पकड़ के रखता है। ये बाइंडिंग एनर्जी हम ढूंढ सकते हैं बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। एंड अगर एक न्यूक्लियन का निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर दो, ये पूरे न्यूक्लियर का मिलेगा, ये एक न्यूक्लियन को मिलेगा। बताया सबको? यूजुअली इसका वैल्यू MeV में ही होता है। इजी लॉजिक? चलो ये छाप दो। मजा आया? तो पता चला क्यों प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं? लॉजिकल क्लैरिटी मिला? ये आंसर था। हाँ वो लगा, वो बोर्ड्स में है, लेकिन मैं सोचा आज पढ़ेगा। हाँ सीईटी में सब है। अभी मैं मेंस लेवल भी खत्म कर दूंगा।
तो इधर ड्रॉ कर चलो हो गया बच्चों लिख के। इसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हो ग्राफ को। ग्राफ ऑफ ईबी बाय ए वर्सेस ए और बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है तो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। एक काम करो, सुनो
सुनो सुनो ड्रॉ किया तो ड्रॉ किया तुमने। सुनो पहले दो वर्ड से मेरी बात सुन लो। दिस इज सोन एज योर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या है ये? मतलब हमने क्या किया पता है इसमें? हमने हर एक एलिमेंट का, जितने नोन एलिमेंट्स हैं, वो हर एक एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्या किया हमने? हर एक नोन एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, इसका हमने वैल्यू निकाला कि भाई किसका न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल है। पता चला किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। स्टार्टिंग वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम ड्यूटेरियम। वहां से स्टार्ट किया कि ड्यूटेरियम के जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, वो लोग का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक एक के पास कितना एनर्जी है, कितना इजीली मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ फ्रॉम द न्यूक्लियर। तो वो कर्व हमने बनाया। भाई समझे सबको? तो देखो अभी कर्व कैसा दिखाई दिया। 2 मिनट सुनो ना, सुन लो, बात ड्रॉप करो। 1 मिनट सुनो मेरी बात। अरे सुनो ना, रखो ना, बेंच जाओ, बेंच जाओ। छापना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। ये है तुम्हारा ड्यूटेरियम, फिर है तुम्हारा ट्राइटियम। ऐसे करके 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 हमने हर एक एलिमेंट्स के हमने ऐसे देखे। इफ यू नोटिस कि इट्स नॉट नेसेसरी के 50 के नीचे, मास नंबर 50 के नीचे, नोटिस करो, इट्स नॉट नेसेसरी कोई बड़ा एलिमेंट रहेगा उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिथियम नीचे आते हैं, लिथियम 6 का वैल्यू 6 के नीचे गया, 6 के आसपास गया, 6 MeV। ये सब कुछ MeV में है। किसमें? ये सब कुछ MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर विद मी अभी नोटिस करो, ये नीचे भी आ सकता है। मतलब वो लिथियम न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थोड़ा वीक है। कोई स्मॉलर न्यूक्लियाई का भी ज्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियाई ने अंदर अंदर क्या मांडवली की है। ठीक है, अभी देखो नोटिस करो, यहाँ पे बड़ा 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 किधर तक बढ़ रहा है पता है? Fe56। इसका वैल्यू तकरीबन टेंटेटिवली 8.8 MeV। मतलब एक न्यूक्लियाई के पास 8.8 MeV का वैल्यू है, एनर्जी है। मतलब अगर एक न्यूक्लियाई को मुझे वहां से एक न्यूक्लियॉन को, एक न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूक्लियॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो मिनिमम वैल्यू कितना देना पड़ेगा? 8.8 MeV। 8.5 करोड़ समझ के चलो। सुना? तो 8.5 करोड़ दूंगा तो वो एक न्यूक्लियॉन बाहर निकलेगा। एक 56 न्यूक्लियॉन है ना, उसमें से एक निकलेगा। बस सुना सब लोग ने? तो इतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ऑफ आयन। तो हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई किसका हुआ? आयन का हुआ, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसका है। एंड स्लोली व्हाट वी फाउंड दैट आफ्टर 50 आयन का मैक्सिमम आया, फिर धीरे 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 चार्ट में डिप हुआ, बट इट्स स्टेबल। ये इधर मैंने एग्जांपल दिया मोलिब्डेनम एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का 7.5 MeV के आसपास आ जाता है। मतलब ये धीरे 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 क्या होता है, थोड़ा डिप होता है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मेंस में एक आया था न्यूमेरिकल, आई गेस 2 साल पहले आया था। उन्होंने क्या किया था पता है? अलग अलग ग्राफ्स के शेप्स दिए थे, ऐसे शेप्स दिए थे। सिर्फ एक शेप अभी एक्स वाई एक्सिस है, एक शेप ऐसा दिया, एक शेप ऐसा दिया, एक शेप ऐसा दिया, एक शेप उन लोग ने ऐसा दिया। बल्कि इसमें से कौन सा सही ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर मास नंबर का, तो ये मार्क करके आना था। समझा? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस वो लोग देते हैं ये कर्व के ऊपर। ये कर्व समझ में आया? सो हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियर ये ड्रॉ किया सबने? सुनो अब पहले ड्रॉ कर दो। इन दोनों का पेंडिंग है ड्राइंग, अभी स्टार्ट किया, फटफट ड्रॉ करो। और सुनो, ये ड्रॉ होने के बाद अभी कोई उठेगा नहीं, इंसानों के जैसा CR 15 में शिफ्ट होना है। इंसानों के जैसा शांति से। अभी रुक जाओ, सबका खत्म हो जाने दो, ठीक है? हाँ, सेकेंड फ्लोर वाला लास्ट। ये इसी वजह से पानी गिर रहा है ना? नहीं गिर रहा है, वही करवा देते ना।
मैं बोलूंगा जल्दी जाओ। हाँ 14 आप बोलना रुक जाओ पूछ लो रहेगा रिपेयर कर रहा है भाई मुझे अभी चिल्लर से बस करना 2 मिनट में सेटल हो जाना तो आगे करना क्या बोलो